हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कबीरा क्लासेस में। माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार, और आज आप मेरे साथ फिर से पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंच जाए। चलिएगा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डेट विल बी कंबशन एंड फ्लेम। पहली डेफिनेशन हमारे पास में आती है, कंबशन क्या होता है। इट इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और उससे हीट प्रोड्यूस होती है। उस रिएक्शन को हम केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि कॉम्बिनेशन कहेंगे, ठीक है। और जिस सब्सटेंस के अंदर कंबशन की प्रोसेस होती है उसको कंबसिबल सब्सटेंस बोलेंगे, या फिर हम उसको फ्यूल भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल हैं काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। पिक्चर में आपको कंबेसिबल सब्सटेंस यानी फ्यूल के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। वही हैं एग्जांपल्स जो मैंने अभी अभी आपको लिस्ट आउट करवाए थे, जैसे काउडंग, वुड, चारकोल, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। फिर देखिएगा इसके अलावा भी कुछ सब्सटेंस के एग्जांपल यहाँ लिखे हैं, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जिसको आप एक अलग से वॉच ग्लास के ऊपर इकट्ठा कर सकते हैं। एंड दिस इज द बर्निंग ऑफ चारकोल। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। फिर देखिएगा यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें से आपने फाइंड आउट करना है कि कौन से एग्जाम्पल कंबस्टिबल सब्सटेंस के हैं और कौन से नॉन कंबस्टिबल हैं, ठीक है। जैसे वुड है, इट इज कंबस्टिबल, तो ये आपने लिस्ट करना है। ऐसे ही पेपर है, वो कंबस्टिबल हैं। और आयरन नेल है, नॉन कंबस्टिबल है, तो वो आपने नॉन कंबस्टिबल की कैटेगरी में लिखना है। ऐसे ही हम ये पूरी की पूरी जो टेबल है उसको कंप्लीट करेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल में डिवाइड करेंगे। फिर क्या है कि कंडीशन क्या होती है कंबशन के लिए। एयर इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन। अगर एयर प्रेजेंट है तो कंबशन की प्रोसेस होगी, अदरवाइज नहीं। पिक्चर में आप देख सकते हैं, पहले पिक्चर में हवा नीचे से एंटर कर रही है तो हवा कंप्लीटली मिल रही है तो कैंडल जलती रहेगी। सेकंड केस में जैसे ही नीचे से हवा आनी बंद हो जाती है तो कैंडल भी फ्लिकरिंग करना शुरू कर देती है, यानी झिलमिलाना शुरू कर देती है और लास्ट में बंद हो जाती है। और जब आप इसको ऊपर से कवर कर देते हो तो ये तो बिल्कुल ही बंद हो जाती है, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब तक हवा है तब तक कंबशन है। ऐसे ही सेकंड और थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैंडल हैं, जब आप उसको कवर कर दोगे तो वो फ्लिकरिंग करती है और फिर वो बंद हो जाती है। तो इन सब के अंदर आपने क्या देखा कि जो नेसेसरी कंडीशन रहेगी कंबशन के लिए, डेट इज द एयर। फिर देखिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर। वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस आग पकड़ता है उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस में कंबशन होने के लिए इग्निशन टेम्परेचर का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है जिसमें सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर गिवन है। जैसे डीजल का जो टेम्परेचर है वो 210 डिग्री सेल्सियस है। अगर डीजल का टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो उसके अंदर आग लग जाती है। ऐसे ही पेपर का जो है वो 220 से 250 के बीच में हो सकता है। ऐसे ही वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर रहेगा 300 से लेके 500 तक। तो क्या है कि इग्निशन टेम्परेचर जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक किसी भी सब्सटेंस के अंदर कंबशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये फॉरेस्ट फायर है। फिर आता है मैच स्टिक, यानी जो माचिस हम यूज़ करते हैं उसकी हिस्ट्री हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जो माचिस की हिस्ट्री है वो लगभग 5000 साल पहले शुरुआत उसकी हुई थी। तो पहले लोग क्या करते थे, पाइनवुड के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको सल्फर के अंदर डुबो के रखते थे, दिस इज लिक्विड सल्फर, और वही वो मैच स्टिक के रूप में यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न मैच स्टिक है उसका आविष्कार लगभग 200 साल पहले हुआ है और उसके अंदर
एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, वाइट फास्फोरस, ग्लू एंड स्टार्च, ये सारी चीज़ों को मिला करके मैच स्टिक के आगे वाली सिरे पर लगाया जाता था। ठीक, लेकिन इसके अंदर जो वाइट फास्फोरस है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता था, तो उसको रिप्लेस किया गया है आजकल रेड फास्फोरस से। ठीक है, तो जो रबिंग सरफेस होता है माचिस का ये साइड वाला, उस रबिंग सरफेस पे एक तो पाउडर्ड ग्लास प्लस में रेड फास्फोरस लगाया जाता है जो कि कम डेंजरस होता है। ठीक है, अब ये मैस्टिक के वही कंपोनेंट्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे दिस इज एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, दिस इज वाइट फास्फोरस, दिस वन इज ग्लू एंड दिस इज द स्टार्च। इन सभी को पेस्ट बना करके मैस्टिक के अगले टिप पर लगाया जाता है। फिर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनका बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर हो जाता है और वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं फ्लेम के साथ में, उसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, एलपीजी। पिक्चर में आप ये सभी देख सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल एंड दिस वन इज एलपीजी। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? आग को बुझाने के लिए जिस सब्सटेंस का हम यूज़ करते हैं डेट इज़ द फायर एक्सटिंग्विशर। और मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज़ किया जाता है डेट वन इज़ वाटर। लेकिन वाटर जो है वो केवल वुड एंड पेपर के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि आग लगी है अगर वुड के अंदर और पेपर के अंदर तो आप वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी है तो हम वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे ही ऑयल या पेट्रोल में आग लगी है तो हम वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर इज़ हैवियर, पानी भारी होता है, तेल हल्का होता है, तेल ऊपर ऊपर जलता रहेगा। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दिस वन इज ऑयल, दिस वन इज वाटर। तो ऑयल जो है वो ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा और इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है जब आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बुझाने की कोशिश करेंगे पानी से। फिर फायर एक्सटिंग्विशर हम कौन सा यूज़ करेंगे अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में आग लगी है तो उसके लिए CO2 इज़ द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? या तो सिलेंडर की फॉर्म में या फिर बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जब आप इनको आग के पास में इनको छिड़कते हैं तो उनसे CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा फायर ब्लैंकेट भी आते हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करते हैं। अब हमारे पास में आता है कंबशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली 3 तरह के कंबशन होते हैं, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस एंड दी एक्सप्लोजन। पहला रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस रैपिडली जलता है और वो प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट दोनों को। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ मैस्टिक एंड बर्निंग ऑफ गैस स्टोव, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो अचानक से लपटों के साथ में जलने लगता है, अचानक से विदाउट एनी अपेरेंट कोज, और उसका कोई कोज भी नज़र नहीं आता। ठीक है, जैसे गैस स्टोव को जलाने के लिए वी नीड ए लाइटर और ए मैचस्टिक, लेकिन इसके अंदर हमें किसी भी अपारेंट कोज की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ फास्फोरस इन एयर। रूम टेम्परेचर पे आप फास्फोरस को रखोगे तो वो जलने लग जाएगा। ऐसे ही स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट, जो कोल डस्ट होती है उसके अंदर भी अपने आप आग लगने लग जाती है कोल माइन में, तो ये स्पॉन्टेनियस कंबशन के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही एक्सप्लोजन होता है थर्ड टाइप, जिसके अंदर अचानक से जब रिएक्शन होती है तो हीट, लाइट एंड साउंड और उसके साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी निकलती है। दिस इज द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मेन एग्जांपल है इग्निशन ऑफ क्रैकर्स, यानी कि जब आप पटाखे जलाते हैं तो वह एक्सप्लोजन का एग्जांपल है। इसके अलावा एक्सप्लोजन कब हो सकता है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाए क्रैकर्स के ऊपर। जब आप बहुत सारे क्रैकर्स को एक साथ में रखते हैं तो वहाँ पर एक्सप्लोजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर है फ्लेम। फ्लेम कब प्रोड्यूस होती हैं, उन सब्सटेंस में विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। ऐसे सब्सटेंस जो जलने के दौरान वेपराइज होने लगते हैं उन्हीं से फ्लेम निकलती है। जैसे कैरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स जो हैं वो धागे के साथ में
क्या करते हैं, राइज करते हैं और वेपराइज होते रहते हैं और उन्हीं से फ्लेम बनती हैं। इस वजह से मोमबत्ती से फ्लेम निकलती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, दिस इज कैंडल फ्लेम, दिस इज लैम्प, दिस इज स्टोव एंड दिस इज कैम्फर, दिस इज बंसन बर्नर एंड दिस इज द लैम्प। इन सभी में फ्लेम्स निकलती हैं। ठीक है, फिर है व्हाट आर द डिफरेंट जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम के अंदर बेसिकली 3 जोन होती हैं, एक तो इनर मोस्ट, एक मिडल और दूसरी आउटर मोस्ट। ठीक है, नीचे वाली ब्लैकिश कलर की, मिडल वाली येलो कलर की और सबसे ऊपर ब्लू कलर की होती हैं। ठीक है, नीचे वाले लिस्ट हॉट होती है, ये मॉडरेटली हॉट होती है और ये हॉटेस्ट पार्ट होता है आउटर मोस्ट जोन। तो बेसिकली हमारे पास में 3 जोन होती है कैंडल फ्लेम की। उसके बाद में क्या है कि जो गोल्ड स्मिथ हैं वो कौन सी जोन का इस्तेमाल करते हैं, ये आपने याद रखना है। गोल्ड स्मिथ यूज द आउटर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन का इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए, फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने के लिए क्यों करते हैं वो इसका इस्तेमाल, बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम। क्योंकि कैंडल फ्लेम का सबसे गर्म हिस्सा जो है वो आउटर मोस्ट जोन होती है, इसलिए गोल्ड स्मिथ उसका यूज करते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं गोल्ड स्मिथ जो है वो आउटर मोस्ट जोन का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं। फिर आता है कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम फ्यूल। जब 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाया जाता है तो उससे जो हीट एनर्जी निकलती है उसको आप कैलोरीफिक वैल्यू बोलती हैं। इसकी एक यूनिट होती है डेट इज़ द किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है। जैसे काउडंग केक, यानी 1 किलो केक को आप, यानी कि काउडंग केक को जब आप जलाओगे तो उससे कितनी एनर्जी निकलती है, 6000 से 8000 किलो जूल पर किलोग्राम। ऐसे ही वुड यानी लकड़ी को जलाते हैं, 1 किलो लकड़ी को, तो उससे 17000 से 22000 किलो जूल पर किलोग्राम की हीट एनर्जी निकलती है। तो ऐसे सभी के एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। और एलपीजी का एग्जाम्पल जो हम घरों में यूज़ करते हैं उससे 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम एनर्जी निकलेगी जब आप 1 किलोग्राम एलपीजी को चलाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू आप यहाँ इस टेबल में देख सकते हैं। अब क्या है कि बर्निंग करने से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। जब आप लकड़ी को जलाते हो तो अनबर्न्ड कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, ऐसे ही जब आप अंगीठी को जलाते हो तो उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जिससे दम घुटने की जैसी फीलिंग आने लगती है। ठीक है, ऐसे ही मना किया जाता है कि जिस कमरे में अंगीठी जलाई गई हो उसको बंद करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है। इससे वहाँ पे जितने भी व्यक्ति सो रहे हैं उनकी मौत तक हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही जो व्हीकल्स होते हैं उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट हैं जो फ्यूल के जलने से निकलते हैं। अब देखिएगा, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड निकलते हैं तो वो एसिड रेन के साथ में मिल जाते हैं। एसिड रेन के साथ में मिल करके वो H2SO4 HNO3 जैसे एसिड बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। और जब ये एसिड रेन दोबारा से अर्थ पे आती है तो वो क्या करती है, ट्रीज और बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाती है। ताजमहल का जो रंग है वो भी येलोइश हो गया है इस एसिड रेन की वजह से। ठीक है, तो ये एसिड रेन होती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।